हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 विजयनगर साम्राज्य और इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इसमें हम लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों तरह के क्वेश्चन को करने वाले हैं, तो वीडियो को आपको बहुत ध्यान से देखना है। और ये जितने भी क्वेश्चन आप इस वीडियो में देख रहे हो सारे आपको लिखित में हमारी वेबसाइट में मिलेंगे। आपको क्या करना है, eklavyastudypoint.com ये गूगल पे सर्च करना है, फिर क्लास 12th में जाना है। ऐसे आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी, 12th में जाके आपको सब्जेक्ट में जाना है, फिर आपके सामने टेबल आएगी और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो आप वेबसाइट पे जरूर विजिट करें, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। चैप्टर वाइज सारे चैप्टर की वीडियो ऑलरेडी बनाई है। अगर आपने चैप्टर की वीडियो नहीं देखी तो बहुत ध्यान से देखो। उसके बाद आपको एमसीक्यू क्वेश्चन लाइव क्लास में करा रखे हैं, तो आप लाइव क्लास की वीडियो को देख के भी एमसीक्यू कवर कर सकते हो, चैप्टर वाइज आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने कि पुर्तगालियों ने विजयनगर में अपने व्यापारिक और सामरिक केंद्र स्थापित करने के प्रयास क्यों किए। देखिए, जो पश्चिमी तट है जहाँ पे गोवा है, गोवा के आसपास पुर्तगाली जो थे 1498 में आने शुरू हो चुके थे। जब ये भारत आए, ठीक है, तो इन्होंने भारत को देखा, भारत को समझा, उन्हें लगा कि यहाँ पे व्यापार का स्कोप जो है वो बहुत अच्छा है, यानी वो व्यापारिक संबंध बनाना चाहते थे। फिर उन्होंने सामरिक केंद्र भी स्थापित करने के प्रयास किए। सामरिक केंद्र मतलब जहाँ पे वो अपना युद्ध कला दिखा सकें, युद्ध के सामान वगैरह रख सकें, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। क्योंकि भाई इनके पास थी बेहतर सामरिक तकनीक, इनके पास अच्छी बंदूकें होती थी, ठीक है, और हथियारों में देखें तो अच्छी टेक्नोलॉजी के हथियार इन पे थे। इन्हें महत्वपूर्ण शक्ति बनकर ये उभरने में सहायता की। इनके पास जो बंदूकें थी और जिसका ये प्रयोग अच्छे से जानते थे, इसी बंदूक और उसके प्रयोग के कारण ये एक महत्वपूर्ण शक्ति बनकर उभरे। और व्यापार तो करते थे, व्यापार के साथ साथ ये अपना वहाँ पे प्रभाव भी जमाना चाहते थे। ठीक है, तो पुर्तगाली जो थे वो क्या चाहते थे कि भारत से व्यापार तो हो उनका, लेकिन ये अपना प्रभाव भी जमाए। इस तरीके से फिर गोवा जो है कहीं ना कहीं इनके कब्जे में हो चुका था। नेक्स्ट है, मंदिर के सभागारों का प्रयोग किस प्रकार के कार्यों के लिए किया जाता था। तो देखिए, कुछ सभागारों में देवताओं की मूर्तियां रखी जाती थी, ठीक है, कुछ में संगीत होता था, नृत्य होता था, नाटक, ये कार्यक्रम होते थे। सभागारों का जो प्रयोग होता था वो देवी देवताओं के विवाह का उत्सव मनाया जाता था, ठीक है, यानी देवी देवताओं का विवाह कराने के लिए, उसका उत्सव मनाने के लिए किया जाता था। कुछ मंदिर में जो सभागार होते थे उसका प्रयोग जो था वो देवी देवताओं को झूला झूलाने के लिए भी किया जाता था। तो ये इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपको इस प्रकार से पॉइंट लिखने हैं जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कॉलिन मैकेंजी पे कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन। कॉलिन मैकेंजी जो थे वो कौन थे, ठीक है, और उसने इतिहास से संबंधित परंपराओं और स्थलों का अध्ययन क्यों आरंभ किया। तो कॉलिन मैकेंजी जो थे एक अभियंता थे। अभियंता का मतलब होता है इंजीनियर, इंग्लिश में इसको इंजीनियर बोलते हैं, हिंदी में अभियंता बोलते हैं। ठीक है, ये एक सर्वेक्षक भी थे, सर्वे वगैरह करते थे, और ये एक मानचित्रकार भी थे, ठीक है, मानचित्र बनाया करते थे। इनका जन्म हुआ था 1754 में, और 1815 में इनको भारत का पहला सर्वेयर जनरल बनाया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, भारत का पहला सर्वेयर जनरल कौन था। ऑप्शन में होगा कॉलिन मैकेंजी, ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंगम, इस तरीके से आपको ऑप्शन दे देंगे, व्हीलर, और आपसे पूछ लेंगे। तो आपको ऐसे क्वेश्चन ध्यान देने हैं और इसको याद रखना है। भारत के अतीत को अच्छे तरीके से समझने और उपनिवेश के प्रशासन को आसान बनाने के लिए कॉलिन मैकेंजी जो थे इन्होंने इतिहास से रिलेटेड स्थानीय परंपराओं का संकलन किया और ऐतिहासिक स्थलों का इन्होंने क्या करा, सर्वे किया, ठीक है, सर्वेक्षण करा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने जो मानचित्र बनाए थे, ठीक है, जो इतिहास मतलब जो इन्होंने लिखा, कहीं ना कहीं उसको देखकर, समझकर, ठीक है, उस समय के, उस अतीत के इतिहास को समझा जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि विजयनगर साम्राज्य में जल आपूर्ति, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और क्वेश्चन की जरा भी लैंग्वेज घुमा देंगे ना तो भी आपको याद रखना है कि जल आपूर्ति वाला क्वेश्चन जो है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा, कैसे भी पूछे आपको आंसर करना है। यानी कि विजयनगर साम्राज्य में जल की आपूर्ति किस प्रकार की जाती थी, इसके विकास, इसका जो विकास है वो सिंचाई उद्देश्यों के लिए किस प्रकार किया गया, ये आपको बताना है। तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य में जल की आवश्यकता जो है वो तुंगभद्रा नदी जो थी उससे पूरी होती थी। इस नदी से एक यहाँ पे प्राकृतिक कुंड बनता था,
ठीक है, उस कुंड से ये लोग पानी लिया करते थे तो उनकी जल की आपूर्ति हो जाती थी। फिर इन्होंने क्या करा, कुछ हौज बना रखी थी, ठीक है, जल हौज का, यानी एक नदी के पानी को हौज के जरिए दूसरी जगह पे ले जाने के लिए इन्होंने पहले से बना रखा था, तो इससे इनको फायदा हो जाता था। फिर यहाँ पे एक जलाशय था, कमलपुरम जलाशय। इसका विजयनगर की जल आवश्यकताओं को पूरा करने में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, कमलपुरम जलाशय पे अलग से सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है कि कमलपुरम जलाशय का विजयनगर की जल आवश्यकताओं में क्या महत्व था, क्या उपयोग था, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इंपॉर्टेंट है। फिर एक नहर थी यहाँ पे जिसका नाम है हिरिया नहर। ठीक है, हिरिया नहर का उपयोग भी किया जाता था वहां पे जल की जरूरतों को पूरा करने के लिए। तो सिंपल है, तीन चार चीजें हैं, बस ये याद रखना है, तुंगभद्रा नदी, उसका प्राकृतिक कुंड, फिर जल की जो हौज थी, फिर कमलपुरम जलाशय और हिरिया नहर। बस ये 4 पॉइंट है आपको लिखने पेपर में। नेक्स्ट देखिए, कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य के विस्तार और सुदृढ़ीकरण की स्पष्ट कीजिए। ठीक है, यानी कि कृष्णदेव राय जब थे, इनका जो शासन चल रहा था उस समय में विजयनगर साम्राज्य को इन्होंने कैसे बढ़ाया, कैसे मजबूत किया, ये आपको बताना है। तो आप सभी जानते हैं कि इनके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य का विस्तार हुआ था और ये काफी मजबूत भी हुआ था। ठीक है, ये तो हमें क्लियर पता है। आगे देखो और क्या क्या हुआ इनके शासनकाल में। तुंगभद्रा और कृष्णा जो नदी है, इसके बीच का जो क्षेत्र था, इन्होंने उस क्षेत्र को हासिल कर लिया, वो उपजाऊ क्षेत्र है। ठीक है, फिर कृष्णदेव राय ने के शासनकाल में इन्होंने उड़ीसा के जो शासक थे उनका दमन किया। ठीक है, उनको पराजित किया। कृष्णदेव राय के समय में ही बीजापुर के सुल्तान को भी इन्होंने पराजित किया और बेहतरीन मंदिरों का निर्माण इन्होंने करवाया था। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप यहां बता सकते हो, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, विजयनगर शहर तथा साम्राज्य के इतिहास का पुनर्निर्माण कैसे हुआ है, कैसे उसका पुनर्निर्माण किया गया है। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान है वो है कॉलिन मैकेंजी का। ठीक है, इसका महत्वपूर्ण योगदान है। कैसे, देखिए 1800 ईस्वी में हम्पी के भग्नावशेष को इन्होंने प्रकाश में यही लेकर आए थे और इन्होंने ही पहला हम्पी का मानचित्र बनाया था। ठीक है, विरूपाक्ष मंदिर और पंपा देवी मंदिर जो है, वहां पे जो पुरोहित होते थे उनसे इन्होंने जानकारी ली। उन्होंने अपनी स्मृति के आधार पे, स्मृति का मतलब होता है याद, ठीक है, याद के आधार पे, जो उनको जो भी याद था उससे रिलेटेड, उसके आधार पे इन्होंने विजयनगर के इतिहास को समझा और उसको लिखा, उसका पुनर्निर्माण किया। ठीक है, फिर इन्होंने कुछ छाया चित्रकार थे, उन्होंने छाया चित्रकारों ने चित्र बनाए, शोधकर्ता जो थे वो भी आए, उन्होंने भी विजयनगर का इतिहास जो है उसका पुनर्निर्माण किया। तो इस प्रकार से अगर देखें तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो योगदान है वो कॉलिन मैकेंजी का है। अगला प्रश्न देखिए, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत का सहारा लिया गया और स्थानीय साहित्य जो कि कन्नड़, तमिल, संस्कृत में मिला है, उससे भी कहीं ना कहीं विजयनगर का साहित्य मिला है। ठीक है, और विजयनगर शहर तथा साम्राज्य के इतिहास का पुनर्निर्माण में ये सहायक हुए हैं। ठीक है, सहायक साबित हुए हैं, इनको फायदा मिला है इनसे। फिर मंदिर, स्थापत्य कला, किलेबंदी, मूर्ति, इन सब चीजों से भी इनको जानकारी मिली है। ठीक है, तो अगर अब आपसे कोई पूछे विजयनगर साम्राज्य के जो इतिहास है उसका पुनर्निर्माण कैसे हुआ, तो आप उसमें सबसे पहले तो लिख दोगे मैकेंजी का बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, फिर आप लिखोगे छाया चित्रकारों का योगदान था। फिर जो विरूपाक्ष मंदिर और पंपा देवी जो मंदिर है वहाँ के जो पुरोहितों ने जानकारी दी उसका बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, इसके बाद जो कन्नड़, तमिल और संस्कृत में जो साहित्य मिला है, लोकल साहित्य, स्थानीय साहित्य, उससे उससे मदद मिली। और फिर ये बता सकते हो मंदिर, स्थापत्य कला, किलेबंदी, मूर्ति, इन सब से भी मदद मिली। तो ये सारे पॉइंट बन जाएंगे, तो बहुत सारे पॉइंट बन जाएंगे अगर आप इसको पॉइंट में लिखोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम्पी के भग्नावशेष किस प्रकार और कब प्रकाश में लाए गए, संक्षेप में आपको बताना है। तो देखिए हम्पी के जो भग्नावशेष थे वो 1800 ईस्वी में एक अभियंता था, एक इंजीनियर था, कॉलिन मैकेंजी, उसके द्वारा प्रकाश में लाए गए थे। ये ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करता था और अंग्रेजों के लिए काम करता था, अंग्रेज अधिकारी था। ठीक है, और इस स्थान पे इसने सर्वेक्षण किया और पहला मानचित्र बनाया। ठीक है, इनके द्वारा जो जानकारियां हमको मिली है उसमें विरूपाक्ष मंदिर और वहां की जो पंपा देवी का जो पूजा स्थल था, उनके जो पुरोहित थे उनकी स्मृति पे आधारित था, उनसे इन्होंने जानकारी ली थी, उससे लिखा था। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर की अमरनायक प्रणाली, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। मैं आपसे पहले ही बता रहा हूं, इस क्वेश्चन को रट के जाना, बिल्कुल तैयार करके, ठीक है, अच्छे तरीके से, बहुत पूछा जाता है। अमरनायक प्रणाली की विशेषता बतानी है। तो देखिए अमरनायक प्रणाली जो है ये विजयनगर साम्राज्य की एक राजनीतिक खोज है, बेहतरीन प्रणाली माना जाता है।
ऐसा अंदाजा भी लगाया जाता है कि कुछ कुछ ना, जो दिल्ली जो सल्तनत का जब शासन था उसमें जो एकता प्रणाली होती थी, कहीं ना कहीं ये कुछ कुछ उससे रिलेटेड है। ठीक है, अमर नायक सैनिक कमांडर होते थे। अमर नायक कौन होते थे? सेना के कमांडर होते थे। इनको कौन नियुक्त करता था? राय नियुक्त करता था। अब राय कौन है? विजयनगर के जो शासक होते हैं उनको राय कहा जाता है। ठीक है, यानी विजयनगर के शासक इनको, इन सैनिक कमांडरों की नियुक्ति करते थे और इनको कुछ क्षेत्र दे देते थे। जैसे मान लो किसी को ये क्षेत्र दे दिया, ठीक है, किसी को ये क्षेत्र दे दिया, किसी को ये क्षेत्र दे दिया, सबको अलग अलग तरीके से ये क्षेत्र बांट दिया करते थे सैनिक कमांडरों को। अब जो अमर नायक हैं यानी कि जो सैनिक कमांडर हैं, वो किसानों से और वहां के शिल्पकर्मियों से और वहां के व्यापारियों से क्या लेते थे? टैक्स लेते थे, यानी कि कर इकट्ठा करते थे। ठीक है, अब वो इनको खूब सारा पैसा टैक्स में मिल गया, उस पैसे का क्या करते थे? कुछ हिस्सा यानी राजस्व का कुछ हिस्सा तो ये अपने पास रख लेते थे, अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने घोड़े, अपने हाथी, इनके जो दल हैं उसके खर्चे के लिए रख लेते थे। ठीक है, और अमरनायक क्या करते थे? राजा को वर्ष में एक बार भेंट भी दे दिया करते थे, गिफ्ट देते थे और अपनी स्वामी भक्ति को प्रकट करते थे। ठीक है, तो कुछ हिस्सा अपने पास रख लेते थे, बाकी हिस्सा जो है ये आगे पहुंचा देते होंगे राय को। अगला क्वेश्चन है महानवमी डिब्बा। ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल रट लो इसे। ठीक है, इसको अच्छे से याद करो, अच्छे से इसको याद करके जाना है आपको। तो देखिए, महानवमी डिब्बा से संबंधित अनुष्ठान का बहुत महत्व होता है। महानवमी क्या है? महानवमी डिब्बा एक मंच है, एक स्टेज है, इस प्रकार से एक प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे क्या होता है? कुछ प्रोग्राम होते थे पूजा पाठ के, जो नवरात्रि दशहरे के आसपास होते थे। ठीक है, अभी भी जैसे नवरात्रि चल रही है तो उससे ही रिलेटेड यहाँ पे प्रोग्राम होते थे। तो महानवमी डिब्बा से संबंधित अनुष्ठानों का बहुत महत्व था। इस संरचना से जुड़े अनुष्ठान जो हैं, ऐसा माना जाता है कि सितंबर अक्टूबर में, जो शरद महीने में, सर्दी के महीने में, जो 10 दिन का हिंदू त्योहार होता है जिसको दशहरा या नवरात्रि कहते हैं, इसमें इसका यूज किया जाता था। ठीक है, इन अनुष्ठानों का। इस अवसर पे क्या होता था? विजयनगर के शासक जो होते थे वो अपने रुतबे, अपनी ताकत का प्रदर्शन करते थे और धार्मिक अनुष्ठान होते थे, मूर्ति की पूजा करते थे, राज्य का जो घोड़ा होता था अश्व, उसकी पूजा की जाती थी, अन्य जानवरों की, भैंस वगैरह की बलि दी जाती थी, नृत्य का प्रोग्राम होता था, कुश्ती का कंपटीशन होता था, साज लगे घोड़े, ठीक है, हाथी, रथ, सैनिकों की शोभा यात्रा निकाली जाती थी, झांकियां निकाली जाती थी। तो ये सारे प्रोग्राम होते थे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कि गोपुरम की विशेषता बताओ। मेरे पीछे एक गोपुरम बना हुआ है, देखो। गोपुरम क्या होता है? साउथ में, दक्षिण भारत में आप जाओगे तो जो मंदिर होते हैं ना, वहां पे ऐसे ऊंचे ऊंचे गोपुरम होते हैं। गोपुरम क्या है? लंबी दूरी से दिख जाते हैं, तो लंबी दूरी से ही मंदिर होने का आभास कराते हैं, यानी पता करवा देते हैं कि यहाँ पे मंदिर है। तो देखिए, गोपुरम जो है केंद्रीय देवालय की मीनारों को बौना प्रतीत कराते थे, क्योंकि जो दीवारें, जो केंद्रीय देवालय मंदिर वगैरह होते थे उसकी दीवारें इसके सामने छोटी होती थी, गोपुरम तो बहुत ऊंचे होते थे। ये लंबी दूरी से ही मंदिर होने का संकेत दे देते थे कि भाई यहाँ पे, अगर आप 4 किलोमीटर दूर से भी देखोगे ना, आपको गोपुरम आराम से दिखेगा, आपको पता लग जाएगा कि भाई इस जगह पे क्या है? मंदिर है। जहाँ पे गोपुरम है वहां पे क्या है? मंदिर है। दक्षिण भारत में अधिकतर मंदिरों में आपको गोपुरम देखने को मिलेगा। इस प्रकार से ये एक संरचना होती थी। गोपुरम इंपॉर्टेंट है, आता है। ठीक है, आगे देखिए, मैं आपको जो जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ना इस वीडियो में, इसी में से क्वेश्चन आएंगे, तो आप ना इस वीडियो को 2 बार 3 बार देख के जाना। अगर अच्छे तरीके से तैयार करके जाओगे तो आपको फायदा होगा एग्जाम में। और ये वीडियो केवल मिड टर्म में नहीं, मिड टर्म हो, प्री बोर्ड हो, हर एग्जाम में आपके काम आएगी, क्योंकि इस चैप्टर से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारे बना दिए हैं ना। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर प्रशासन में अमर नायक प्रणाली जो थी एक प्रमुख राजनीतिक खोज थी, इसका मूल्यांकन करो। अभी देखो, सेम क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा है ना अमर नायक प्रणाली का, अब यही क्वेश्चन आ गया है। अब ये 8 नंबर में पूछा हुआ है। यहाँ पे लैंग्वेज इसकी घुमाती है थोड़ी सी, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर तो वही होगा ना कि ये साम्राज्य की प्रमुख राजनीतिक खोज थी, ये दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली से मिलती थी। अमर नायक सैनिक कमांडर होते थे, इनको राय शासन के लिए नियुक्त करते थे, इनको कुछ क्षेत्र दे देते थे, वहां से ये टैक्स इकट्ठा करते थे। ये सारा हमने पढ़ा था ना, भी सेम बिल्कुल आपको इसका आंसर लिखना है। ठीक है, अब राजस्व यहीं तक पढ़ा था, अब 8 नंबर में थोड़ा सा बढ़ा के लिखना है। राजस्व का कुछ भाग जो है वो मंदिर और सिंचाई के काम में लग जाता था। अमरनायक जो है राजा से साल में एक बार मिलते थे, उनको गिफ्ट दिया करते थे, स्वामी भक्ति का प्रदर्शन करते थे। और अमरनायक राजा के दरबार में उपहारों के साथ खुद उपस्थित होते थे, और राजा कभी कभी क्या करता था, उन्हें एक से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर देता था, यानी उनका ट्रांसफर कर देता था। जैसे मान लो किसी
सैनिक कमांडर को, अमर नायक को इस ए नाम की जगह पे दे रखी है शासन के लिए, भाई तुम यहाँ पे शासन देखो, यहाँ टैक्स वगैरह इकट्ठा करो। फिर हो सकता है कि वो यहाँ से उसका ट्रांसफर करके किसी दूसरी जगह पे पहुंचा दे, या किसी दूसरी जगह से किसी को यहाँ पहुंचा दे। तो ट्रांसफर करके कहीं ना कहीं अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना कंट्रोल, अपना नियंत्रण दिखा रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, विजयनगर के महलों, मंदिरों और बाजारों का पुनः अंकन किस प्रकार संभव हो सका, यह आपको बताना है। तो देखिए, कॉलिन मैकेंजी जो थे, इनके द्वारा आरंभिक सर्वेक्षणों के बाद यात्रा वृतांत और अभिलेखों से मिली जानकारी को एक साथ जोड़ा गया। कॉलिन मैकेंजी ने क्या करा, जो शुरू के सर्वेक्षण थे, ठीक है, उसको रखा, उसके बाद में जो यात्रा वृतांत मिले उनको रखा, और जो अभिलेख मिले उन सारी चीजों को जोड़ा, उनसे मिली हुई जानकारी जो थी उसको इकट्ठा करा, सारी इंफॉर्मेशन को उन्होंने जोड़ा। ठीक है, और 20वीं शताब्दी में इस स्थान का संरक्षण करवाया गया, किसके द्वारा, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, नाम याद रखना, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग और कर्नाटक पुरातत्व और संग्रहालय, इन्होंने मिलकर क्या करा, इस स्थान का, ठीक है, इन्होंने क्या करा, इस स्थान का संरक्षण किया। देखिए अगली लाइन को ध्यान से देखो, ये ना इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आएगी। लाइन क्या है, 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता मिली। ठीक है, पूरे देश में देखें तो राष्ट्रीय महत्व के रूप में इसको मान्यता मिली थी। फिर 1980 के दशक के शुरुआत में क्या होता है, अलग अलग प्रकार के अभिलेखन प्रयोग से व्यापक यानी बड़े लेवल पे और ज्ञान सर्वेक्षणों के माध्यम से विजयनगर से जो भी भौतिक अवशेष मिले हैं, ठीक है, चाहे कोई भी अवशेष मिला हो, कोई भी टुकड़ा मिला हो, कुछ भी मिला हो, उसको बहुत सूक्ष्मता से उसका अध्ययन किया गया और एक बड़ी परियोजना की शुरुआत हो गई। लगभग 20 साल का समय लगा, पूरे विश्व के दर्जनों विद्वान जो थे वो यहाँ पर आए, जानकारी को इकट्ठा किया और जानकारी को संरक्षित किया। ठीक है, ये काम इन्होंने करा, क्योंकि हम्पी जो था वो राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित कर दिया गया था। फिर बाद में मानचित्र बनाए गए, और इसका पहला चरण क्या था कि पूरे क्षेत्र को, मानचित्र कैसे बनाया गया, देखो पूरा जो क्षेत्र था उसको छोटे छोटे हिस्सों में ऐसे करके 25 हिस्सों में, 25 वर्गाकार हिस्सों में, इस तरीके से, जैसे 1 2 3 ऐसे करके 25 वर्गाकार हिस्सों में इसको बांटा। फिर उन्होंने क्या करा, हर वर्ग को वर्णमाला के एक अक्षर का नाम दिया। जैसे मान लो ये है, इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इसको सी बोल दिया, डी बोल दिया, ई बोल दिया, इस तरीके से इनको नाम दिया। फिर उसके बाद दोबारा ए जो छोटा सा हिस्सा था उसको और छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा। ठीक है, उनको और छोटे वर्ग समूहों में बांटा, और इतना काफी नहीं था, आगे फिर उनको और छोटे वर्गों में, यानी इसको भी छोटे वर्गों में बांटा और छोटी छोटी इकाइयों में बांटा। इसका मतलब समझ रहे हो, बहुत गहराई से अध्ययन किया गया। पहले एक बड़ा सा क्षेत्र था, फिर उसमें छोटा सा हिस्सा लिया, उसको अध्ययन किया, फिर और छोटा हिस्सा करा, उसका अध्ययन किया। ठीक है, फिर और छोटा, यानी बहुत अच्छे तरीके से उसको खंगाला गया, उसकी जानकारी निकाली गई। गहन सर्वेक्षण बहुत परिश्रम से किया गया, बहुत ज्यादा मेहनत लगी, बहुत टाइम लगा इसमें। इसमें हजारों संरचना जो थी, ठीक है, छोटे छोटे जो मंदिर थे, देव स्थल थे, छोटे छोटे जो आवास थे, उससे लेकर बड़े बड़े मंदिरों तक को बहुत अच्छे तरीके से उनका अध्ययन किया गया। ठीक है, उनको लिखा गया, और इस सब के कारण सड़कों, रास्ते और बाजारों जो है वहां के अवशेषों को दोबारा से प्राप्त किया गया। ठीक है, प्राप्त किया जा सका क्योंकि इन्होंने खुदाई करी, सर्वेक्षण करा, जो जो उनको मिलता गया, चाहे छोटी से छोटी चीज हो, कोई भी मंदिर का अवशेष, कोई मूर्ति, XYZ कुछ भी मिला, उसका बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने क्या करा, अध्ययन किया। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर में किलेबंदी क्षेत्र में कृषि क्षेत्र को क्यों रखा गया था, इसके क्या कारण थे। अब देखो, विजयनगर साम्राज्य की किलेबंदी थी। ठीक है, अब किलेबंदी में खेतों की भी किलेबंदी थी। तो अब यहाँ पे प्रश्न बन जाता है कि खेतों की कौन किलेबंदी करता है, और यहाँ पे जो किलेबंदी थी वो मशहूर है, किलेबंदी का क्वेश्चन आपके पेपर में आता ही आता है लॉन्ग क्वेश्चन में। तो क्यों था, तो ये समझिए, उससे पहले हमको ये समझना पड़ेगा ना किलेबंदी क्या है। तो देखिए, विजयनगर में किलेबंदी के क्षेत्र में कृषि को भी रखा गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अक्सर क्या होता था, मध्यकालीन घेराबंदियों का मेन जो उद्देश्य होता था वो ये होता था कि खाद्य सामग्री से वंचित कर समर्पण के लिए मजबूर करना होता था। होता क्या था, देखिए मान लो कोई आक्रमण कर देता है, तो वो क्या करता था, वो अटैक करता था उन पे, उनको घेर लेता था। अब उनके पास खाने पीने की चीजें अगर हैं, ठीक है, तो वो क्या है, लंबे समय तक जी पाएंगे, लंबे समय तक जी सकते हैं। तो इसलिए खाद्य सामग्री को कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि खाद्य सामग्री से कोई किसी दूसरे, मतलब उसका जो प्रतिद्वंदी है उसको वंचित ना कर दे, ठीक है, उसको मजबूर ना करें। इसलिए ये अब उसको सुरक्षित करके रखते थे ताकि कोई आक्रमण करे तो इनके पास अनाज की कमी ना हो। ये घेराबंदी जो है कई महीने, कई वर्षों तक चल सकती थी। मान लो
बाहर से कोई आया, उसने विजयनगर साम्राज्य में आक्रमण करा और घेराबंदी कर दी, अंदर बाहर जा नहीं सकते, उनके अनाज वनाज को लूटना शुरू कर दिया, तो ऐसा क्या होगा, उनको नुकसान होगा, भाई वो समर्पण कर देंगे। तो ऐसे में इन्होंने क्या करा था, सुरक्षा के दायरे में रखा था हमेशा अनाज को, अपने खेतों को, ताकि वहां पे कोई उनके पास अनाज की कमी ना हो। आमतौर पे शासक जो हैं ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए किलेबंद क्षेत्र के भीतर ही विशाल अन्नागारों का निर्माण भी करवाते थे, यानी स्टोरेज का निर्माण भी करवाते थे जहाँ पे अनाज भी रख सके। बड़े बड़े इनके पास अन्नागार होते थे जहाँ पे अनाज वगैरह रखे जाते थे, ठीक है। फिर क्या है कि कृषि क्षेत्र को किलेबंद करने के फायदे क्या हैं, ये देखो। इससे अनाज जो है वो सुरक्षित हो जाएगा, आक्रमण के समय काफी दिनों तक अनाज का भंडारण इनके पास रहेगा, तो आराम से ये लड़ पाएंगे। कृषि क्षेत्र को किलेबंद करने के नुकसान क्या थे, ये जो प्रोसेस थी ये बहुत महंगी थी, क्योंकि अब भाई इतने बड़े बड़े खेतों को किलेबंद करना है तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। कृषि क्षेत्र को किलेबंद करने में अधिक समय लगता था, अधिक धन लगता था, अधिक श्रम यानी अधिक मेहनत भी लगती थी, ठीक है। तो ये इसके कुछ नुकसान भी हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो दक्कन सल्तनत और विजयनगर के मध्य में जो संघर्ष था उसके बारे में आपको बताना है। देखो क्या संघर्ष था, इसको समझते हैं। साम्राज्य विस्तार एक मुख्य कारण था इनके बीच में संघर्ष का, क्योंकि देखो विजयनगर भी अपना साम्राज्य का विस्तार करना चाह रहा था और दक्कन वाले भी। तो जब अपना साम्राज्य का विस्तार करेंगे तो कहीं ना कहीं संघर्ष होगा, और अपने साम्राज्य को विस्तार करना और मजबूत करना ये दोनों ही चाहते थे। दक्कन सल्तनत और विजयनगर के मध्य अपने सामरिक मुद्दों के कारण भी विवाद बढ़ रहा था, ठीक है, बढ़ता जाता था। दोनों अपने हथियार और ताकत बढ़ाना चाहते थे। विजयनगर भी चाहता था साम्राज्य के हमारे हथियार अधिक हों, हम ताकतवर हों, ऐसा ही वो चाहता था। दोनों में कहीं ना कहीं कंपटीशन था, इसलिए भी इनके बीच में संघर्ष था। धार्मिक कारण भी एक विवाद है, ठीक है, क्योंकि बहमनी जो है वो मुस्लिम शासक थे, इस्लामिक शासक थे और इस्लाम का प्रसार करते थे। और विजयनगर साम्राज्य जो है वो हिंदू शासक थे, वो अपने हिंदू को धर्म को मानते थे, सनातनी थे, ठीक है। तो इसलिए भी इनके बीच में धार्मिक विवाद भी था। दक्कन के शासक जो थे वो विजयनगर को जीतना चाहते थे, क्योंकि उनका विस्तारवाद की जो नीति थी उसकी जो कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा थी, उसके कारण ये संघर्ष चला। वो बहुत महत्वाकांक्षी शासक थे, चाहते थे कि सब कुछ उनके हाथ में आ जाए। विजयनगर के उपजाऊ क्षेत्र को जीतकर वो अपने क्षेत्र में शामिल करना चाहते थे। गोलकुंडा को भी जीतना चाहते थे, जिसका संघर्ष का मुद्दा था, और गोलकुंडा का संघर्ष पूरा का पूरा टॉपिक आपको चैप्टर में कराया हुआ है। दक्कन सल्तनत के जो शासक थे वो गोलकुंडा को जीतना चाहते थे, ठीक है, उस पर अपना शासन चाहते थे। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये आपको सारे पॉइंट यहाँ पे याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर जो साम्राज्य है इसके जो मंदिर हैं, मंदिरों की विशेषता आपको बतानी है। तो देखिए विजयनगर साम्राज्य में कई मंदिर थे, कुछ मंदिर छोटे भी थे, कुछ मंदिर बड़े भी थे, ठीक है, छोटे देव स्थल, बड़े स्थल। फिर विरूपाक्ष मंदिर, विट्ठल मंदिर जो है ये बहुत ज्यादा फेमस मंदिर है। इस क्षेत्र में मंदिर निर्माण का एक लंबा इतिहास है, क्योंकि आप साउथ में देखोगे बहुत मंदिर मिलते हैं। पल्लव, चालुक्य, होयसाल, चोल, इन सबके शासनकाल में मंदिर जो है वो बनते आए हैं। तो बहुत मंदिर है साउथ में। शासक जो है अपने आप को ईश्वर से जोड़ के दिखाते थे, इसलिए वो मंदिर का निर्माण को प्रोत्साहन देते थे। कुछ शासक तो ऐसे भी थे जिन्होंने मंदिरों में अपनी मूर्तियां भी भगवान की मूर्ति के साथ लगवा दी थी, ठीक है। आगे देखते हैं। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण जो है वो बहुत लंबे समय तक होता रहा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बाद इसे कहीं अधिक बड़ा कर दिया गया था इस मंदिर को, और मुख्य मंदिर के सामने बड़ा मंडप जो था, जो एक मंडप बना हुआ था मुख्य मेन मंदिर के सामने। मंडप कुछ इस तरीके का होता था, खंबे होते थे, उस पर इस तरीके से ढका होता था, ठीक है। तो यहाँ पे कृष्णदेव राय जो थे इन्होंने अपना राज्यरोहण के उपलक्ष्य में इसको बनवाया था। और इन मंदिरों में सभागार होते थे, मंडप होते थे। यहाँ पे देवी देवताओं की आराधना की जाती थी, पूजा की जाती थी, उनको झूला झुलाया जाता था, उनका विवाह का उत्सव मनाया जाता था। तो इन सब चीजों में सभागार काम में आते थे। यहाँ पे क्या होता था, देवी देवताओं के विवाह कराए जाते थे, उसका उत्सव मनाते थे, झूला झुलाया जाता था। विजयनगर के लोग जो थे विरूपाक्ष देव, विट्ठल देव और पंपा देवी को पूजा करते थे, इनकी पूजते थे, ठीक है। मंदिरों में विशाल मूर्ति, बड़ी बड़ी मूर्तियां लगाई गई थी, ऊंचे ऊंचे गोपुरम होते थे, ठीक है। मंदिरों में देव स्थल, मंडप, मूर्ति स्थान, अनुष्ठान का स्थान, ये सब होता था, और इन सब का बहुत महत्व होता था। तो ये सारी बातें आप यहाँ पे बता सकते हो। सिंपल है, ज्यादा कुछ है नहीं, बिल्कुल साधारण है, जैसा पढ़ा है आप ऐसे ही लिख सकते हो पेपर में, ठीक है। इसमें कुछ समझाने का नहीं है, बिल्कुल सिंपल सिंपल लाइन है। आगे चलते हैं। विजयनगर की भौगोलिक स्थिति के बारे में चौंकाने वाला तथ्य बताना है, और इसकी वो जो है वो इसकी जल संपदा और इसकी किलेबंदी है, इसकी व्याख्या करनी है। तो जल संपदा और किलेबंदी दोनों को अलग अलग लिखना है पेपर में अगर आता है। पहले जल संपदा को देखते हैं। देखिए
विजयनगर की भौगोलिक स्थिति के विषय में सबसे चौंकाने वाला जो तथ्य था वो था तुंगभद्रा नदी के द्वारा एक बना हुआ प्राकृतिक कुंड। इस प्राकृतिक कुंड से, बिल्कुल नेचुरल कुंड बना हुआ था वो, उससे पानी की इनकी जो जरूरतें हैं वो पूरी होती थी। ये नदी उत्तर पूर्व दिशा में बहा करती थी और आसपास का जो दृश्य था वो बिल्कुल रमणीय, ग्रेनाइट की चट्टाने से भरा हुआ था। ग्रेनाइट की चट्टाने बहुत थी यहाँ पे। इन पहाड़ियों से बहुत सारी जल धाराएं आती थी और नदियों में मिल जाती थी, ठीक है। और ये धाराएं, और इन धाराओं के साथ साथ बांध बनाकर अलग अलग आकारों की हौज बनाई गई और उस हौज से पानी निकाला जाता था, दूसरी जगह पे पहुंचा दिया जाता था। विजयनगर साम्राज्य की जल आवश्यकता की पूर्ति में तुंगभद्रा नदी जो है और इससे बना हुआ जो प्राकृतिक कुंड है ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। यहाँ से पानी मिलता था। फिर इसके साथ साथ हौजों का निर्माण था, हौज से पानी मिलता था। कमलपुरम जलाशय से पानी मिलता था, हिरिया नहर से पानी मिलता था, ये सब हमने पढ़ा है ना। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं किले बांधने की, ठीक है। देखो, फारस से एक व्यक्ति आया था, एक दूत आया था जिसका नाम था अब्दुल रज्जाक। जब वो भारत आया, विजयनगर साम्राज्य को देखा, उसने वहां पे किलेबंदी देखी तो बहुत ज्यादा हैरान हो गया, ठीक है। बहुत ज्यादा हैरान हुआ। उसने कैसे लिखा है ये समझते हैं। वो कहता है केवल शहर को नहीं बल्कि कृषि में प्रयुक्त आसपास के क्षेत्र और जंगलों को भी घेरा गया। यानी कृषि क्षेत्र, जंगल, शहर, सबको किलेबंदी से घेरा गया था। सबसे बाहरी दीवार जो है शहर के चारों ओर बनी पहाड़ियों को आपस में जोड़ती थी। मान लो एक पहाड़ी है, एक पहाड़ी है, एक पहाड़ी है, एक पहाड़ी है, तो इस तरीके से दीवारें बना दी गई थी जो पहाड़ियों से जुड़ी हुई थी। किलेबंदी की सबसे जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि इसमें खेतों को भी घेर दिया गया था। अब्दुल रज्जाक ने क्या लिखा है, वो कहता है कि पहली, दूसरी और तीसरी दीवारों के बीच में जुते हुए खेत्र, ठीक है, और बगीचे, आवास वगैरह होते थे। शासक जो है वो किलेबंद क्षेत्रों के भीतर विशाल अन्नागारों का निर्माण करवाते थे। यानी कि अन्नागार जहां पे अनाज को स्टोरेज करके लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके, ठीक है। दूसरा क्या था कि दूसरी किलेबंदी नगरीय केंद्र के आंतरिक भाग के चारों होती थी। जो नगर होते थे, जो शहर होते थे, उसके चारों ओर कर दी जाती थी। तीसरे किलेबंदी जो थी वो जो शासकीय केंद्र जो था, ठीक है, उसको घेरा जाता था। दुर्ग में प्रवेश के लिए अच्छी तरह से सुरक्षित प्रवेश द्वार था। यानी कि जो अगर आप किले में प्रवेश करते हो तो किले में प्रवेश के लिए एक तरह से उसको सुरक्षित करने के लिए ये बनाया गया था। और जो शहर मुख्य सड़कों से भी जोड़ते थे, ये क्या करते थे, शहरों को मुख्य सड़कों से जोड़ते थे। तो अब्दुल रज्जाक जो है वो जब भारत आया, उसने भारत में विजयनगर साम्राज्य को देखा। वहां पे उसने जब किलेबंदी देखी तो किलेबंदी के बारे में ये सारी बातें लिखी है, क्योंकि वो किलेबंदी से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था, ठीक है। फिर क्या है कि 15वीं सदी के दौरान फारसी राजदूत अब जो अब्दुल रज्जाक है, इसने विजयनगर साम्राज्य की किलेबंदी में ऐसा क्या देखा जिससे वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया था। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमा दी है, सेम है, इसका आंसर वही होगा जो अभी तक हमने देखा था, ठीक है। कुछ भी इसमें चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। विजयनगर साम्राज्य के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है मैंने करा दिए हैं। और वेबसाइट पे जरूर विजिट करना, वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, इसके नोट्स मिल जाएंगे। आप वहाँ पे आराम से उसको पढ़ सकते हैं। आपको सारे चैप्टर वाइज बिल्कुल डिटेल में वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। कुछ और क्वेश्चन भी हमें इंपॉर्टेंट मिलते हैं तो उसको भी ऐड कर देंगे वेबसाइट में, आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।